अब देखो आज वाली क्लास में भी बस हम लोगों ने क्वेश्चंस ही करने हैं डिस्कस, पर क्वेश्चंस की जो डिस्कशन है ना उसमें जो मेन टास्क है वो उससे पहले वाला टाइम है जो हम खुद अपने आप लगाते हैं। तो पूरी तरह क्वेश्चन पे एंड टू एंड जोर लगाया करो कि वो हमसे अपने आप कंप्लीट हो पाए। अगर मान लो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आगे उसका सोल्यूशन देख के ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे हमने क्या पॉइंट मिस करा। बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को ग्रेजुअली प्रोग्रेस कराने की करो। तो जो आज भी हम लोगों ने टॉपिक करना है वो सेम है। अभी हमने केवल एपी की जर्नल टर्म क्रिएट करी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल इतने पॉइंट को फोकस करो और बिल्कुल सोचो जैसे कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। तो इस गेम का टारगेट क्या है, हमें पता है कि क्वेश्चन में एंटर कैसे करना है, ए और डी को थ्रू। तो बिल्कुल वैसे इन क्वेश्चंस को अपने आप कंप्लीट करो। देखो एक अलग से सेटिस्फैक्शन बननी शुरू होती है जब क्वेश्चंस हमसे अपने आप कंप्लीट हों, तो हमारे माइंड में अपने आप एक कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। वो रिक्वायरमेंट है। ये थोड़े से क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार के लिए हमारा सेंस बन गया, फिर हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे सोचो। अब चलो, जितनी बात हमने ऑलरेडी करी हुई है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दो। अब हमारे माइंड में उसका फॉर्मेट बना होता है। हमें समझ में आता है कि अगर शुरू से देखो तो ये एक एपी, ये रिवर्स ऑर्डर में देखो तो वो भी एक एपी। अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो हमें विजिबल है कि अगर इसको रिवर्स में देखेंगे तो वो भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस -5 है। तो अब उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या बना, 254। तो बस समझने के लिए उसका नाम एल रख लेते हैं। एल क्यों, देखो अभी ये लास्ट टर्म है तो बस उसको एल बोल लेते हैं अगर मान लो डायरेक्टली। तो अभी ये एपी का फर्स्ट टर्म है, रिवर्स वाली एपी का ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितना, -5। तो हमारा सिंपली 10th टर्म फ्रॉम द एंड क्या बन गई, फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब हमें फर्स्ट टर्म नोन है, कॉमन डिफरेंस नोन है, सिंपली -5 फिल करा, n - 1 आ गया 9। तो देयर वॉज नो ट्रिक, पर अब हमारे आंसर्स बनने चाहिए बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट करो अपने आप। अब देखो हमें दिया गया कि किसी एपी की mth टर्म गिवन है कि 1/n है और mth टर्म गिवन है कि 1/m है। तो क्वेश्चन था कि प्रूव दैट इट्स mth टर्म। mth टर्म का मतलब क्या हुआ, tmn, m into n को हमने प्रूव करना है कि दैट इज 1। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती, एग्जैक्टली सेम। हम लोग फर्स्ट टर्म को मान लेते a और कॉमन डिफरेंस को d। तो tm बन गया a + m - 1 इंटू डी, वो बराबर हमें गिवन है 1/n के। सिमिलरली a + n - 1 इंटू डी बराबर था 1/m के। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि a और d निकाल लो। जैसे ही हमने एक AP का A और D निकाल लिया, हमें समझ में आता है कि अब उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं बचती। A और D आ गया मतलब AP ब्रेक हो गया। अब कुछ भी पूछा गया हो वो बन सकता है। अब हमने इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, क्यों, हमें दिख रहा है कि A कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल गया m - n इंटू डी बराबर हो गया 1/n - 1/m के। तो वहाँ से हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड m - n कैंसिल, D ऑब्टेन कर सके कि D बराबर आ गया 1/mn के। अब D की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी। हमें सिंपली मिल गया 1/n बराबर है a + m - 1 इंटू डी। तो देयर इज नो ट्रिक। अब हमने सिंपली a को बनाने के लिए टर्म्स को एक साथ कर लिया। वहाँ से इस वाले क्वेश्चन में a भी बराबर आ गया 1/mn के। तो जब हमें AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नोन है तो हमें समझ में आता है कि अब हम इस AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इसकी mth टर्म क्या बनती, सिंपली a + mn - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब a हमें नोन है 1/mn, d हमें नोन है 1/mn, बस हमने यहाँ पे फिल करना था। सिंपली टर्म क्या बन गई, 1 + mn - 1 मतलब mn/mn दैट इज 1। तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक, बहुत बेसिक था, पर हमारा बिल्कुल एंड तक कंप्लीट होना चाहिए था। ये क्वेश्चन देखो हमें स्कूल के सिलेबस में आ जाएगा, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन कभी बहुत साल पहले IIT में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। पर बिल्कुल हमारे लिए स्कूल का ये एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक के लिए भी हमेशा क्या होनी चाहिए कि हमने क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। हमने सिंपली क्वेश्चन में एंटर करा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के पैटर्न के थ्रू, उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट थी पर बिल्कुल हमारी रीच के विद इन थी। अब ये हमसे हो सकती थी। देखो कैसे, हमें दिया गया कि वी हैव टू प्रूव दैट कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म A और लास्ट टर्म अगर L है
तो हमने प्रूव करना था कि mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और mth टर्म फ्रॉम द एंड का सम हमेशा बराबर होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के a प्लस एल। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्रिएट करना चाहिए था। हमने वो लिख दिया a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब mth टर्म फ्रॉम द एंड क्रिएट करने की अब हमें समझ थी। हमें समझ में आता है कि अगर हम लोग रिवर्स सीरीज को अगर देखें तो अगर फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म अगर l है, इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो हमें समझ में आता है कि l से जो पहले टर्म है वो क्या बनती, l माइनस डी। उससे एक पहले वाली और क्या बनती, l माइनस टू डी। तो अब हमने इस बात को ऑब्जर्व करा हुआ है कि ये रिवर्स में भी एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म एक तरह से l है और कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। तो इस सीरीज का mth टर्म क्या बनता, mth टर्म फ्रॉम द एंड बन जाता फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस विच वॉज माइनस डी। हमसे कहा गया कि वी हैव टू प्रूव दैट mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और mth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होगा दैट हैज टू बी अ कांस्टेंट। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे हमने ऐड करा हमें देखा कि m माइनस वन इंटू डी और ये माइनस एम माइनस वन इंटू डी, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। क्या बच गया, a प्लस एल। ये जो हम लोगों ने जो कंक्लूजन बनाई ना, इसको एज अ पॉइंट भी अपने माइंड में रखना, हमेशा रखना। एक AP अगर हमें दी जाए तो एक AP का ना बिल्कुल ध्यान में रखना, kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे हमें किसी ने एक AP दी, कोई हमें एक AP दे के बोले, देखो इस पॉइंट को देखना है, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पॉइंट पे बनते हैं। मान लो हमें किसी ने कोई AP दी, किसी ने AP दी, उस AP का हमें कहा कि फर्स्ट टर्म मान लो 2 है और लास्ट टर्म मान लो कि 516 है। हमसे कहा कि इस AP का फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का सम बता दो। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को अब से पहले करते तो हम क्या करते, हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑब्टेन करते। पर अब हमें ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। हमें क्लैरिटी थी कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का सम वही होगा जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम होगा। तो डायरेक्टली हमने आंसर देना था 2 प्लस 516 दैट इज 518। कोई हमसे पूछे कि 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और 10th टर्म फ्रॉम द एंड का सम बता दो, तो वो भी हमें क्लैरिटी है कि वो भी सेम होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। हमने अभी अभी खुद प्रूव कर लिया कि किसी AP में mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और mth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर। तो उस बात पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हम अल्टीमेटली फेस करेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपने एक बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बस देखते हैं पहले। मान लो हमें किसी ने एक सीरीज दी, सीरीज में टर्म्स होते मान लो 21 टर्म्स होते। किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, इफ लेट अस सपोज कि दे वर 21 इन नंबर, तो अब 21 टर्म्स हैं, T1 T2 ऐसे T21 तक। किसी ने हमसे कहा कि इस 21 टर्म्स की सीरीज की मिडिल टर्म निकाल दो। मिडिल टर्म का मतलब एग्जैक्टली बीच में आने वाली टर्म। तो हम बिल्कुल लॉजिकली सोच सकते हैं, हमें दिखता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 21 है तो 10 हमने इधर छोड़े, 10 इधर छोड़े, तो डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सके कि जो 11th टर्म है वो इस केस में मिडिल टर्म होगी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 21 होती। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें कोई और क्वेश्चन दिया जाता तो हम उसको भी लॉजिकली ब्रेक कर लेते। मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 21 होने की जगह मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 18 होती। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी सीक्वेंस में अगर 18 होती, इन 18 टर्म्स की सीक्वेंस में कोई हमसे पूछे कि इसका मिडिल टर्म निकाल दो, तो अब की बार हमने रियलाइज करा कि अगर हम इसको 9 में ब्रेक करते हैं तो T1 से लेके T9 फिर T10 से लेके आगे T18 तक। तो हमने रियलाइज करा कि 9 टर्म्स इस तरफ, 9 टर्म्स इस तरफ, अब की बार कोई एग्जैक्टली मिडिल टर्म नहीं आ रही। तो इस केस में हम इन दोनों को मिडिल टर्म बोल देते हैं कि इन दिस केस T9 एंड T10 बोथ आर आवर रिक्वायर्ड मिडिल टर्म्स। ये कब हुआ? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें गिवन है वो इवन है। हमें उस केस में रियलाइज हुआ कि हम उसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे,
तो उस केस में जो दोनों बीच में आने वाली टर्म्स हैं हम कहेंगे कि वो दोनों की दोनों मिडिल टर्म्स हैं। अब इसी समझ को, इसी अंडरस्टैंडिंग को हमने जब क्वेश्चंस में अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे कर लें, वेल एंड गुड, बिल्कुल अगर हमें ऐसे भी समझ में आता है इट इज़ 100% ओके। पर बुक्स में इसका एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला गिवन होता है कि कभी अगर हमें मिडिल टर्म ऑफ एन एपी अगर निकालनी है, उस एपी में मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो, तो इन दैट सिचुएशन हमने अभी अभी ऑब्जर्व करा कि अगर तो n ऑड हो, अगर n ऑड हो तो हमें रियलाइज होता है कि मिडिल टर्म कितनी आएगी, बस एक, वो एक्चुअली उस एपी की n+1/2th टर्म हो जाएगी, सिंपल डायरेक्टली। और कहीं अगर n इवन हो तो इन दैट सिचुएशन मिडिल टर्म्स आती हैं दो, एक तो n/2th और एक आती है n/2+1। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, उसमें एक बार हमने n को 21 लिया, तो 21 अगर हम लोगों ने लिया और हम लोग उसको डायरेक्टली ना सोच पाते तो डायरेक्टली अब की बार इस फॉर्मूले से हम लोग मिडिल टर्म ऑब्टेन कर लेते, वो जाती t21 + 1/2, मतलब सिंपली t11। बिल्कुल सिमिलरली दूसरे केस में हमने जब n को 18 लिया तो भी मिडिल टर्म हम डायरेक्टली निकाल पाते, वो आती 9th टर्म और 10th टर्म। तो देखो इसको हमें स्पेसिफिकली कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, पर कभी क्वेश्चन में अगर हमें कभी डायरेक्टली इसका यूज़ करना पड़ जाए तो हम इस बात को अपने माइंड में रखेंगे। बस इतनी सी बात पे बेस्ड अब ज़रा ये क्वेश्चन करो, एक दो ये सॉल्व करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें किसी ने कहा कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की एग्जैक्टली बीच वाली टर्म बता दो। तो हमें एक प्रॉब्लम दिखी, हमें प्रॉब्लम ये दिखी कि इस वाले एपी की अगर हमने एग्जैक्टली बीच वाली टर्म अगर निकालनी है तो अब की बार हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो क्यों ना एक काम करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। कैसे निकालें, हमें इसकी लास्ट टर्म समझ में आती है कि दैट इज 216। तो इस एपी की लास्ट टर्म अगर 216 अगर है तो क्यों ना हम एज्यूम कर लें कि वो इसकी nth टर्म है। तो an हमें गिवन था कि 216 है, a वॉज 6, d वॉज 7, तो हमने वहाँ से a + n-1 इंटू डी लगा के सिंपली ये पता कर लिया कि जो ये वाली जो टर्म है 216 जो कि लास्ट टर्म है वो इस एपी की कौनसवीं टर्म है। तो हमें रियलाइज हुआ कि वो इसकी 31st टर्म है। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसी आ गई, ऑड। तो अगर इस एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 31 टर्म्स हैं, तो जो इसकी मिडिल टर्म होंगी वो एक होंगी कि दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 31 है तो हमें रियलाइज हुआ कि जो बीच में आएगी वो अकेली एक ही टर्म होगी। वो कौन सी होगी, अगर सोच के भी करो तो हमें रियलाइज होता है कि 15 हमने छोड़ी, 15 इधर छोड़ी, 16 टर्म होगी। पर अगर अपने फॉर्मूले से करें तो वो सिंपली n+1/2, सिंपली हम लोगों ने उसको डायरेक्टली ऑब्टेन करा, तो हमारी टर्म बन गई n+1/2। ये बनती है हमारी एक्सप्रेशन विच इज़ द 16th टर्म। सिंपली जो मिडिल टर्म आती वो इसकी 16th टर्म आती। अब इस AP की 16 टर्म निकालने की हमें ऑलरेडी समझ है, a + 16 - 1 इंटू डी, वहाँ आ गया 16 + 15 इंटू 7, तो हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था 111। अब देखो सिमिलरली हमें कहा गया कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, तो अब हमें समझ में आता है कि क्यों ना हमें इसकी मिडिल टर्म अगर निकालनी है तो पहले हमें एक्चुअली इस एपी की डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ गई, तो हमने वो ऑब्टेन करी। सिंपली 7, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 6, लास्ट टर्म इसकी 241, तो हमने लास्ट टर्म को an ले लिया विच इज़ a + n-1 इंटू डी। हमारा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो हमने वहाँ से सिंपली a और d की वैल्यू फिल करके n ऑब्टेन कर लिया, n आया 40। तो हमें समझ में आ गया कि अब की बार इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर 40। तो अगर 40 टर्म्स होंगी तो एग्जैक्टली बीच में तो कोई फॉल नहीं करी, तो जो मिडिल टर्म होगी वो एक तो 20th हो गई और एक 21st हो गई। इसी बात को अगर हम लोग डायरेक्टली भी कह दें तो इट इज़ 100% ओके, पर इसी के लिए हमने एक पीछे फॉर्मूला भी बनाया, अपने आप बनाया। कैसे, सेम अपने आप लॉजिकली सोच के। तो डायरेक्टली वो क्या बन गई, 40/2 20th और 40/2 + 1th टर्म, मतलब 20th और 21st टर्म हमने निकालनी थी। तो अब 20th टर्म इस केस में क्या बन गई, सिंपली a + 20 - 1 इंटू डी, मतलब 7 + 19 इंटू 6 दैट इज 121। सेकेंड टर्म हमने ऑब्टेन करी a21 विच इज सिंपली a + 20d, वो आ गई 127। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था
ये पता करना कि उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्यों? जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तो हम लोग डायरेक्टली भी सोच के बता सकते हैं कि बीच में कौन सी टर्म आएगी। तो इसको डील करने का लॉजिक देखो इतना सिंपल है, बस इस बात को अपने मन में रखना हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि कोई एपी है, उसके मिडिल टर्म्स का सम प्रूव करो कि वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। अब अगर सोच के देखो, ये क्वेश्चन कहीं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए तो एक इंटेलिजेंट बच्चा इस क्वेश्चन को बिना कुछ करे सॉल्व कर ले एक लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने कभी ये लॉजिक खुद डेवलप कर लिया कि किसी एपी में kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो हमेशा बराबर आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। तो मिडिल टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और मिडिल टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों टर्म्स का सम किसके बराबर आता? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो हम इसको सॉल्व कर लेते इन 30 सेकेंड्स कंप्लीट, डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाता 1 + 450। पर स्कूल में अब इस बात को या तो कंप्लीटली जस्टिफाई करें या फिर इस क्वेश्चन में हम लोग जो ऑर्डिनरी पैटर्न फॉलो करें वो ये कि मिडिल टर्म निकाल दें और उनका सम बना के दिखा दें कि देखो वो इसके बराबर आ रहा है। तो हमने इस केस में मिडिल टर्म ऑब्टेन करी सेम तरीके से। लास्ट टर्म वाज दिस, इसको हमने tn ले लिया, पहले इस एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने ऑब्टेन कर ली, वो आ गई 70। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 70 आ गई तो हमें रियलाइज़ हो गया कि इसमें दो मिडिल टर्म्स हैं, एक 35th और एक 36th। देखो फिर सुनो, 35th टर्म आ गई, कौन सी 35th टर्म एक्चुअली कैसी टर्म है? शुरू से 35th टर्म। जो 36th टर्म है वो एंड से एक्चुअली 35th टर्म है। तो 35th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और 35th टर्म फ्रॉम द एंड का सम बराबर होना चाहिए था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। तो ये बात हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो हमें वैसे भी पता है, पर लेकिन स्कूल में इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग 36th टर्म हमने निकाल दी, सिमिलरली 35th टर्म भी हमने निकाल दी, इन दोनों का सम करा और वो बराबर आ गया वही जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम था। तो 35th टर्म और 36th टर्म का सम बराबर आ गया वही जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एक्चुअली सम था। तो अगर सोच के देखो तो इन क्वेश्चंस को याद नहीं करना होता हमने। देखो जैसे जैसे सेंस बन जाए ना, तो अकेला जो हमारे पकड़ने का पॉइंट था वो हमने ऑब्जर्व करा कि kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का सम हमें पता है कि वो हमेशा बराबर आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। वो बात बनाई हमने खुद, पर उसको हमेशा ध्यान में रखना। उस बात पे बीच बीच में अपने आप क्वेश्चंस निकलते रहते हैं और अगर हमें वो लॉजिक क्लियर हो जाए तो हम उनको बहुत फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। तो देखो ये क्वेश्चन उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। स्कूल में हम लोग इसको कंप्लीट करते पूरा सॉल्व करके, पर अगर हमारे सामने क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को आता, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हम इसी सेम क्वेश्चन को बहुत तेज ब्रेक कर लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो थी बिल्कुल सिंपल। हमें दिया गया कि कोई एपी है जिसका pth, qth और rth टर्म्स हमें गिवन थे कि a, b और c हैं। हमसे कहा गया कि ये रिलेशन प्रूव कर दो, इसको इक्वल टू 0 बना के दिखा दो। तो अब हमें क्लैरिटी है कि क्वेश्चन में एपी के एंटर करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के नाम रखने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पहली मिस्टेक होती वो ये थी कि हम गलती से फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए ले लेते हैं, पर फर्स्ट टर्म तो अब की बार यहाँ पे स्मॉल ए नाम तो यूज्ड है। हमें सिंपली स्मॉल ए क्वेश्चन में गिवन है कि इस एपी की pth टर्म है, पर हमें फर्स्ट टर्म का नाम तो रखना था। तो इसलिए हमने अब की बार इस एपी के फर्स्ट टर्म का नाम रख लिया कैपिटल ए। क्यों रखा कैपिटल ए? क्योंकि स्मॉल ए नाम पहले से यूज था। तो अब साथ में कॉमन डिफरेंस का नाम भी चलो कैपिटल ए रख लेते हैं, कैपिटल डी। हमारी मर्जी, वो तो नाम ही रखने थे बस हमने। तो एक्चुअली pth टर्म क्या बन गई? a + p - 1 × d। qth टर्म बन गई a + q - 1 × d और rth टर्म बन गई a + r - 1 × d। अब हमने ये रिलेशन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? तो एक लॉजिक मेरे मन में आता है कि क्यों ना एक काम करें कि सिंपली स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की जगह उनकी वैल्यूज़ फिल कर दें यहाँ पे। सिंपली ये पूरी टर्म्स हम लोग यहाँ पे फिल कर दें। ये बनती है उसके इसमें एक्सप्रेशन। सिंपली हमने स्मॉल a की जगह a + p - 1 × d × q - r, ऐसे दिस × r - p एंड दिस × p - q बना लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो बिना इसको मिनिमल एक्सपेंशन करे, मतलब बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में
कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म बनाए बिना अगर हम सारी a वाली टर्म्स को एक साथ कर लें, देखो क्या हो रहा है, a इंटू पूरा q माइनस आर प्लस a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। तो सारी जो टर्म्स a के साथ आ रही हैं वो क्या बनी, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। हमें दिखता है कि ये सारी आपस में कैंसिल हो गई। तो जो a वाली टर्म बनी उसके साथ तो बस जीरो मल्टीप्लाई कर रहा है। सिमिलरली अब d वाली टर्म्स बना लें, वो क्या बनती है, d इंटू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब सिंपली हमने इसको फर्दर एक्सपैंड कर लिया। हमारा टास्क क्या था कि हमने सिंपली इसको जीरो दिखाना है, तो हमने डी वाली टर्म को पूरा एक्सपैंड करा। देखो वो बनता क्या, देखो उसमें भी ना सिस्टमैटिकली चलो। फिर ये क्वेश्चन में जो काम था वो था एक्चुअली बहुत सिंपल, पर बस हम लोग ना टर्म्स को लिखने में ज़बरदस्ती अपनी एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, वही गड़बड़ है। अब देखो डी वाली टर्म ही इसमें अकेली प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, देखना कितनी सिस्टमैटिकली। देखो अब ये p इंटू ये एक टर्म क्या बनी, पी क्यू माइनस पी आर, एक टर्म क्या बनी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, मतलब माइनस क्यू प्लस आर, इसको अलग से लिख लिया। प्लस नेक्स्ट से क्या आ गया, नेक्स्ट से बना क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और बिल्कुल सिमिलरली लास्ट से हमें मिल गया प्लस आर पी माइनस आर क्यू, साथ में माइनस पी प्लस क्यू। ये बनी एक्सप्रेशन। तो मैं दिखा कि पी क्यू और ये आगे माइनस पी क्यू, ये आपस में कैंसिल, क्यू आर और ये माइनस क्यू आर आर क्यू ये कैंसिल, और आर पी और माइनस आर पी कैंसिल, और ये तीनों तो ये सारे के सारी आपस में कैंसिल वैसे ही हो रही हैं, आर और माइनस वन, पी और माइनस पी। तो डी के साथ भी जो एक्सप्रेशन बनी दिस इज अगेन ज़ीरो। तो एक्सप्रेशन सारी हमने ए वाली टर्म से एक साथ कर ली और सारी डी वाली टर्म से एक साथ करी, तो हमें रियलाइज हुआ कि दोनों के साथ जीरो मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपली आंसर आ गया फाइनली जीरो। वही हमने प्रूव भी करना था। तो इस क्वेश्चन में जो मेजर स्किल था वो पहले तो ये टर्म बनाना, आगे अपनी कैलकुलेशंस को नीटली क्रिएट करना था एक्चुअली, और दिस वाज अ मेजर टास्क इन दिस क्वेश्चन। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब ज़रा अपने आप कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया था को बिल्कुल सेम पैटर्न, अब की बार भी किसी एपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म्स हमें गिवन थी कि ए बी और सी हैं। क्वेश्चन था शो दैट दिस एक्सप्रेशन, तो हमने a माइनस बी इंटू आर एंड फर्दर ये एक्सप्रेशन को क्रिएट करना था। तो हमें समझ में आता है कि पहले हमें एपी बनाना पड़ेगा। वो बनाने का अकेला तरीका ही सेम है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में पूरी एक्सप्रेशन क्रिएट कर दो। तो हमने वो कर दी। हमने फर्स्ट टर्म का नाम रखा कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस का नाम रखा कैपिटल डी। हमने मेंशन करना है, वहाँ पे एग्जाम में मेंशन करोगे कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी, वहाँ पे कंप्लीटली मेंशन करोगे। जैसे हमने ये टर्म बनाई, अब हमने अपना फोकस देखा, हमने क्या बनाना है, a माइनस बी इंटू आर। तो a माइनस बी बना लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने सिंपली। तो a माइनस बी सिंपली आ गया p माइनस क्यू इंटू डी। सिमिलरली b माइनस सी आ गया दिस माइनस दिस, देखो a कैंसिल, q माइनस आर इंटू डी। ऐसे ही c माइनस a आ जाएगा r माइनस पी इंटू डी। तो हमारी एग्जैक्टली ये टर्म बन जानी चाहिए थी। इन तीनों की वैल्यू हमने वहाँ पे फिल कर दी, तो हमें एक्सप्रेशन ये मिल गई, p माइनस क्यू इंटू डी इंटू आर एंड सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म सब में से d बाहर कॉमन, ये आ गया पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू। सारी टर्म्स कैंसिल, आंसर बिल्कुल हमारा रिक्वायर्ड बन गया, दैट इज ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में देखो जो अकेली ट्रिक थी वो बस ये सिंप्लीफिकेशन थी, इट वॉज नथिंग स्पेशल, पर हमने इसको बिल्कुल कंप्लीटली ऐसे डील करना था। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि प्रूव दैट इन एनी एपी m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म, किसी एपी की m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम है दैट हैड टू बी प्रूव्ड इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। तो अब इस क्वेश्चन में एंटर करने का अकेला तरीका क्या बनता कि m प्लस nth टर्म बना दो, m माइनस nth टर्म बना दो और दोनों को ऐड करके दिखा दो कि वो इसके बराबर है। तो देखो जो लैंग्वेज कही गई हमने दोनों तरफ से वो क्रिएट करी। तो अब इन टर्म्स को क्रिएट करने में अकेला सेंस क्या था कि इस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लो। अब हमने सिंपली m प्लस nth टर्म क्रिएट करी,
वो आ गई फर्स्ट टर्म प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने m माइनस एन टर्म क्रिएट करी a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को हमें ऐड करने को कहा गया है। हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड बनाया सिंपली दोनों को ऐड करा के, वो सिंपली बन गया 2a प्लस दोनों को ऐड करा के 2m, देखो n कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी। तो हमें मिल गया 2a प्लस 2 टाइम्स m माइनस 2 इंटू डी। इन दोनों में से 2 को हमने ले लिया बाहर कॉमन, और ये क्या बन गया, ये तो अपने आप ही इस AP की mth टर्म बन गई। तो हमने डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके इतना सा काम बस अपने आप बना के दिखा देना था। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो m प्लस nth प्लस m माइनस nth टर्म का सम है वो हमने जस्टिफाई कर दिया कि वो बराबर है 2 टाइम्स द mth टर्म के। तो दिस क्वेश्चन वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस हमें कहाँ से क्वेश्चन को हैंडल करना था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में दोनों साइड्स को क्रिएट करा के। अब देखो हमने आज वाली क्लास में भी उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चंस फर्दर करे। तो देखो AP में जो करने वाला काम है वो एक्चुअली है बिल्कुल सिंपल, बस एक कैलकुलेशंस पे हमने सही होल्ड रखना है, और AP की अंडरस्टैंडिंग पे ना ग्रेजुअली क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग निकलते रहेंगे। जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया, हमें समझ में आ गया कि शुरू से मान लो 10th टर्म हो और एंड से 10th टर्म हो, दोनों का सम किसके बराबर आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। शुरू से 19th टर्म हो एंड से 19th टर्म हो, दोनों का सम बराबर आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। इतनी छोटी छोटी सी बातें हम लोग ना अल्टीमेटली जब क्यूमुलेट करते रहते हैं तो उन पे मिक्स हमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत तेज समझ में आने शुरू हो जाते हैं। बस इन बातों को ध्यान में रखो। फिर हमने देखा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया करो। तो उन बातों को बस अपना बेस बनाओ। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो इतनी सी बातों को फोकस रखो। बुक वाले क्वेश्चंस या जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वी विल रियलाइज़ कि वो सारे बहुत सिंपल हैं, उनसे कहीं बेटर कैटेगरी हमने ऑलरेडी डील कर रही होगी। तो ये क्वेश्चंस बस एक बार जब समझ में आ जाए ना, फिर हम कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो बस अभी इतने काम को बस प्रॉपरली रिवाइज करो, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।